Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss important topics related with world affairs and international relations, which would be helpful for your upcoming exam like Jamia, MHCET, AMU, etc. So we will discuss it. We will discuss it with the help of the previous year questions that were asked in the different exams. तो जो भी previous year questions आए हैं उसको हम लोग discuss करेंगे और उसके आसपास की चीजें जो कि जनरली पूछी जाती है एग्जाम्स में. So we will discuss those things which are generally asked in the exam. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Let us begin with today's class. So if I am audible, visible, everything is fine, please write yes in the comments. तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दो ताकि हम लोग क्लास शुरू कर सके. So one more thing, हम लोगों ने पहले भी सारी क्लासेस कंडक्ट कराई हैं. We have already done many classes in the past. So first subscribe to the channel, go to the playlist. यहाँ प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट में जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, वीडियो की सीरीज. इसमें जाना, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना. So click on view full playlist. We have discussed important geography questions, polity questions. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस, ये सब हम लोगों ने करा रखा है ऑलरेडी. तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारा क्लासेस देख लीजिए. प्लीज वॉच ऑल दोस क्लासेस, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. So let us begin with the previous year question. Actually ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारे previous year क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो अक्सर पूछे जाते हैं. ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल को जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएचसीटी पूछ देंगे, एमएचसीटी वाला इलेट पूछ देंगे, वहां स्लैट पूछ देंगे. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है, so let us begin with the first question. Panchsheel was an agreement signed between which two nations? India and Pakistan, India and China, India and US, India and Bangladesh. बहुत फेमस हुआ था Panchsheel agreement. It is being asked in different exam, कई जगह पूछा जाता है ये. और इसमें कितने पॉइंट्स थे? हाउ मेनी पॉइंट्स वेर देयर इन दिस एग्रीमेंट? प्लीज आंसर मी. सो इंडिया की हिस्ट्री में एक पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था. किस मुल्क के साथ साइन हुआ था आपको बताना है. प्लीज आंसर मी इन द कमेंट्स इफ यू नो द आंसर. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. लाइव चैट में आंसर कीजिए आप लोग. यस, कुमारी भावना, वेरी गुड. द राइट आंसर इज इंडिया और चाइना के बीच हुआ था. B is the right answer to this question. और ये कब हुआ था? In which year we had seen this Panchsheel agreement being signed? And how many actually agreements contain how many points? इस agreements में total कितने points है आपको बताना है. 1962, 1954, 1971, 1991. कब हुआ था ये agreement? Yes, कुमारी भावना, very good. The right answer is 1954 में ये Panchsheel agreement sign हुआ था. And इसमें पंच का मतलब ये हो गया, पंच means in Hindi 5. है ना. So there were 5 principles of international relations that were signed between India and China. And which were the two leaders? So who was the prime minister from India's side and who was the head of the state from China's side? So the दोनों leader का नाम बताना है. Please tell me. So 1954, India and China signed a Panchsheel agreement. So who were the two leaders from both the sides? Please tell me. So there were 5 principles of international relation which is today even used also. तो ये जो 5 प्रिंसिपल है ये आज भी यूज किया जाता है. सिर्फ इंडिया चाइना के रिलेशन में भी नहीं बल्कि और जगह भी इंडिया के अदर रिलेशंस में भी इंडिया अपहोल्ड करते हैं. ठीक है, वी अपहोल्ड दिस. ठीक है, सो इट वाज साइंड बिटवीन सीनो इंडिया एग्रीमेंट. सीनो मतलब यहाँ पे चाइना को सीनो कहते हैं. ठीक है, ऑल्सो नोन एज पंचशील एग्रीमेंट, है ना. दीज प्रिंसिपल्स सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड इन नंबर ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना चाइना का, पीआरसी मतलब चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं. इनके प्रीएम्बल में भी ये सब वर्ड्स लिखा हुआ है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. देखो 5 प्रिंसिपल्स. तो पंचशील नाम से ही पता चल रहा है, पंच मतलब 5. जो इन लाइन जवाहरलाल नेहरू. यस कुमारी भावना, वेरी गुड, यू आर राइट. तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था फ्रॉम इंडिया साइड, the prime minister was Mr. Jawaharlal Nehru and the premier was Zhou Enlai. वहां प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रीमियर लिखते हैं चाइना में. तो ये 5 अग्रीमेंट है, 5 पॉइंट्स है जिस पर अग्री किया था इंडिया और चाइना ने. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑन व्हिच बोथ इंडिया एंड चाइना अग्रीड. So first of all we have to be crystal clear. The first is mutual respect of each other's territory and sovereignty. दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के, है ना. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दोनों एक दूसरे के टेरिटरी में अननेसेसरी इंटर नहीं करेंगे. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, यानी किसी अब कंट्री के अपने इंटरनल मैटर है आपस में कुछ, तो इंटरनल मैटर में दूसरी कंट्री इंटरफेयर, यानी इंडिया चाइना में भी और चाइना इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेगी.
इक्वालिटी इन कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, दोनों कंट्री एक दूसरे को इक्वल नजर से देखेगी, ऐसा नहीं एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, दोनों बराबर से देखेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब ये फाइनली कि वी हैव टू इंश्योर पीस, आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो, दीज आर द थिंग्स दैट वर देयर। और इनफैक्ट ये आज पांचों जो कॉन्सेप्ट है आज भी यूज किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एंड दीज आर यूज्ड बाय इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which of the following is not a member of Indian Ocean Naval Symposium? इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये सब पूछते हैं एग्जाम में, मैंने देखा पीवाईक्यूज वगैरह में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान, यमन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज द राइट आंसर? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है ये डिफरेंट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम IURA। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अलग होता है और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम अलग होता है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम से का मेंबर नहीं है, व्हाट इज द राइट आंसर? The right answer is P is the right answer. Yemen is the right answer. ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, you should be knowing it. इस तरह क्वेश्चन आई थिंक जामिया में पूछा हुआ है। सो लेट मी शो, ये है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम और जो डार्क ब्लू में वो मेंबर स्टेट्स है। तो इंडिया मेंबर है, श्रीलंका मेंबर है, म्यांमार मेंबर है, बांग्लादेश इज मेंबर, पाकिस्तान, ईरान, ओमान इज अ मेंबर, पर देखो यमन मेंबर नहीं है, ठीक है। बट सऊदी अरब मेंबर है, UAE मेंबर है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इरिट्रिया मेंबर है ना, फिर ये सब केनिया वगैरह, मोजाम्बिक, ये सब मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, या इंडोनेशिया मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, IONS। ओके, सो आप लोगों को याद रहना चाहिए, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और सिमिलरली अभी जो है ना ज्यादा न्यूज में था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इस पर एडिटोरियल भी आया था, बिकॉज अभी करेंटली इंडिया जो वाइस चेयर है ना, इंडिया इज अ वाइस चेयर, बट नवंबर 2025 में इंडिया जो है चेयर बन जाएगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। करेंटली जो चेयर है वो श्रीलंका के पास है, and vice chair is with India, but by November 2025 India will be having the chair of this। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? EB मॉरिशस में, IORA का, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसमें देखो कौन कौन ग्रीन कंट्रीज, इंडिया है, श्रीलंका है, इसमें देखो म्यांमार नहीं है, पाकिस्तान नहीं है इसमें, ठीक है, बल्कि यमन है और ओमान है ना, और पूरा अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो जस्ट हैव एन आइडिया, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो डार्क ग्रीन वन आर IORA मेंबर्स और वो डायलॉग पार्टनर्स है, मेंबर्स याद रखने होते हैं। Now let's move on to the next one. Where is the headquarter or secretariat of G20? New Delhi, Paris, Geneva, none of the above. सेक्रेटेरिएट बताना है G20 का कहाँ है। लास्ट ईयर G20 समिट है ना, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। सो प्लीज टेल मी वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ G20? बताइए प्लीज, guys you should try, even if you do not know it you can guess, आप guess करो at least। अनुषा ने बताया जेनेवा। कुमारी, if you are saying D, कुमारी भावना, if you are saying D, then please tell me what is the answer। इसका आंसर है क्या चीज? Not fixed, yes, actually there is no secretariat। हाँ, D is the right answer। There is no secretariat of G20। G20 कोई secretariat नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। I deliberately asked this question because I know कि many of you might not be knowing it। So ये आपको पता होना चाहिए कि G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। So D is the right answer। Let's move on to the next one. Which of the following is not a member of G20? सऊदी अरब, मैक्सिको, तुर्की, स्पेन। तो G20 में 19 कंट्रीज है और +2 ग्रुपिंग्स है, तो उस 2 ग्रुपिंग का नाम आपको बताना है, ये भी बताना है। So G20 में 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज +2 ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स आर देयर व्हिच आर अ पार्ट ऑफ G20। और इसमें बताना है कि G20 का मेंबर कौन सा नहीं है, ये भी बता दो। जैसे एलेट का PYQ देखा होगा, उनको जरूर आंसर कर देना चाहिए वाला क्वेश्चन।
Yes, Anusha, you're right. Anusha cancel. There are two groupings, African Union and European Union. African Union पहले मेंबर नहीं था, इसीलिए इसको G19 + 1 G20 कहलाता था. बट जब इंडिया ने होस्ट किया 2023 में, थिंक है ना, G20 समिट, तो अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया. सो नाउ G20 ही लिखते हैं, बट इसमें 19 कंट्रीज प्लस 2 ग्रुपिंग्स है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन. ठीक है. And which of the following is not a member of G20? The answer is Spain. Yes, Kumari Bhavana, you are right. He is the right answer to this question. तो ये 19 कंट्रीज हैं. These are the 19 कंट्रीज. आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएस, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया. तो किसे भूलने का किसका चांस है वो मैं बताता हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो देंगे कि सऊदी अरब, तो सऊदी अरब मेंबर है. ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, यहाँ पे आप गड़बड़ा सकते हो, यहाँ गड़बड़ा सकते हो आप, टर्की, साउथ अफ्रीका में, कि पता नहीं मेंबर है कि नहीं. बाकी ये सब तो आप पहचान ही लोगे, अच्छा रिच कंट्रीज हैं, ये सब मेंबर होता ही है, बाकी है ना. एक आध यहाँ गड़बड़ा सकते हो, इंडोनेशिया में यू कैन कंफ्यूज, और चाइना में, और या साउथ कोरिया में और थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो. तो जो मैंने हाईलाइट किया उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज उसमें भूलने का चांस ज्यादा होता है. बाकी आप बड़ी कंट्रीज, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सबको आंसर कर देगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. Okay, which of the following is the permanent guest of G20? यही पूछा था PYQs. I think ALET में पूछा था, if I'm not wrong, 1 or 2 years back. मतलब वो मेंबर नहीं है, but still it is a guest. It is not a member. बताइए. हमने थोड़ा देर पहले हिंट भी दिया था. मैंने इस क्वेश्चन में क्या हिंट दिया था कि जिसने PYQ देखा वो आंसर कर देगा, इसलिए मैंने यहां भी ये क्वेश्चन पूछा और यहां भी ये क्वेश्चन डाला. यस, कुमारी भावना, यू आर राइट. ए इज द राइट आंसर. स्पेन इज कंसिस्टेंटली इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट टू G20. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना. तो है ना, अमंग्स अदर इज स्पेन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आसियान, सबको बुलाया जाता है, और स्पेन को जरूर बुलाया जाता है, हालांकि वो मेंबर नहीं है. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. और इस तरह क्वेश्चन आए हुआ एलेट में, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग. तो अगर मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर कोई PYQ जो है कभी कभी एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में कॉपी करते हैं, तो कम से कम PYQ तो गलत नहीं हो. जो क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंट एग्जाम में, वो क्यों मिस हो, वो क्यों गलत हो, है ना. एटलीस्ट यू शुड नॉट मिस दैट. जो आता हुआ क्वेश्चन है वो क्यों मिस हो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है जब भी एग्जाम होता है. तो ये टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिसंबर और करंट जनरली अनाउंस किया जाता है ना, दिसंबर या जनवरी के आसपास. तो अभी दिसंबर में अनाउंस किया गया था. टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया इस साल, मतलब लास्ट ईयर? लॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, जेफ बेजोस, जो बाइडेन. तो जो टाइम मैगजीन निकलती है साल में लास्ट में, उसमें फर्स्ट पेज पर इनकी फोटो भी बनी होती है. बताइए. Yes, Mohammad Samir, you are right. The right answer is B. Donald Trump is the right answer. So, what Time magazine names Donald Trump as the person of the year 2024. Very, very, very important. ठीक है, आप देख सकते हो 13 दिसंबर 2024 के आर्टिकल है और इनकी फोटो भी लगी हुई. Now, let's move on to the next one. Which United Nations agency deals with refugee or refugee crisis? UNHCR, UNICEF, UNESCO, UNCTAD. What is the right answer? Everyone should be answering. Yes, Mohammad Samir, very good. UNHCR, UN रिफ्यूजी एजेंसी है ना. पहले UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इस तरह का कहलाता था, इसका नाम था. आर से रिफ्यूजी है. ठीक है, ठीक है. ये तो हाँ, यस मोहम्मद समीर, यू आर राइट. हाँ, यूनिसेफ जो चाइल्ड से रिलेटेड है, आई होप यू आर अवेयर. और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. ये UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये ट्रेड से रिलेटेड जो मैटर होता है, बिजनेस, ट्रेड, ये सबसे रिलेटेड.
ठीक है, तो दैट इज हाउ यू शुड नो. इसमें तो एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऐसे होता है ऑर्गेनाइजेशन. So here A is the right answer. Yes, Mohammed Samir, Kumari Bhavna, you are right. A is the right answer to this question. एक और है UNRWA, ये भी कई बार न्यूज में रहता है. UN रिलीफ फॉर वर्किंग एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, ये भी अक्सर न्यूज में रहता है. सो UNRWA also you should read because recently of course we are witnessing the wars and all, तो इसमें UNRWA का काफी न्यूज में था. That is what you should be knowing about, है ना. और जब हम लोग ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करें तो आई हैव मेड अ क्लास, इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा. वॉच दिस क्लास. व्हाई आई एम सेइंग, इसका रीजन ये है एक्चुअली इसमें जो है ना, जैसे ह्यूमन राइट्स डे, ये कई बार कई एग्जाम में पूछा. प्लीज टेल मी, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये CLAT, ALET, MHCET, जामिया, कहाँ नहीं पूछा ये ह्यूमन राइट्स डे के बारे में? व्हेन डू वी सेलिब्रेट? और ये UDHR कब साइन हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइंड ऑन विच डेट? बताइए. तो ये साइन हुआ था 10th दिसंबर 1948 को. ठीक है, इसलिए ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर. प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एकदम जरूर इससे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब पूछे जाते हैं आराम से. ठीक है, और इसमें मैंने NHRC का भी डिस्कशन किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. इनकी चेयरमैन का नाम बताइए. तो अभी अपॉइंट किया गया, काफी दिन तक सीट खाली था. हु इज द चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? This is also asked in many exam. NHRC के चेयरमैन का नाम बताइए. Former Supreme Court judge. I am waiting for the response if anyone can. ये भी पूछा है. जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम. वेरी गुड कुमारी भावना. जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम. इस तरह करके आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इनकी स्पेलिंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर इट. ये इंपॉर्टेंट है ना. दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया. द नेक्स्ट इज UN Refugee Convention was signed in the year 1947, 1951, 1967, 1971. और बताना है यस और नो में आंसर बताइए. इज हैव इंडिया साइंड इट, रैटिफाइड इट और नॉट? इंडिया ने साइन या रैटिफाई किया है कि नहीं? यस और नो. Yes, 1951. Very good. कुमारी भावना, B is the right answer. 1951 UN Refugee Convention. और इंडिया ने साइन किया है. इसमें एक प्रिंसिपल होता है, बहुत फेमस है, अखबार वगैरह में आता है अक्सर, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट. यानी अगर आप इसके सिग्नेटरी हो और कोई कंट्री, कोई रिफ्यूजी किसी और कंट्री से भाग करके आ रहा आपकी कंट्री में, तो उसको वापस नहीं भेज सकते. दैट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट. साफ से लिख देता हूँ, रिफाउलमेंट. सो बेसिकली हाँ, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है ना. इंडिया देखो, ग्रीन वाले जो पार्टीज हैं, देखो इंडिया नहीं है. नो. हाँ, यस कुमारी भावना, यू आर राइट. नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट. इंडिया ने नहीं साइन किया. ठीक है, ओके. है ना, built on Article 14 of Universal Declaration of Human Rights, etc. The next is Chabahar port is in India, Iran, Iraq, Pakistan. What is the right answer? और ये क्यों न्यूज में रहता है? Why it remains in the news? What is the significance of this for India? Yes, Arghav, you are right. The right answer is Iran. Yes, Kumari Bhavna, you are also right. But India का इसमें क्या सिग्निफिकेंस है चाबहार पोर्ट का? बताइए. तो यहाँ इंडिया है, ये ईरान है. यहाँ पे चाबहार पोर्ट में एक शहीद बहश्ती पोर्ट है, शहीद बहश्ती टर्मिनल. ये भी पूछा था एग्जाम में, फ्लैट में ना, बहश्ती टर्मिनल. ट्रेड पर्पस. यस धरनी, वेरी गुड. बी इज द राइट आंसर. ट्रेड पर्पस ठीक है, कोई बात, बट एक्चुअली ठीक है, फाइन, ट्रेड पर्पस, बट स्ट्रैटेजिकली आई टेल यू. देखो इंडिया से, आई होप यू आर अवेयर, ये वाला हिस्सा जो है, दिस रीजन हैज बीन इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, कॉल्ड एज POK. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस अफगानिस्तान डायरेक्टली. तो नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर वखान कॉरिडोर है, यहाँ से एक्सेस किया जा सकता था, बट देयर आर इश्यूज देयर, है ना.
So now if we want to have trade with India and Afghanistan, then we have to go via Pakistan ऐसे. तो यहाँ पर इश्यूज है, आई होप यू आर अवेयर, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, यू नो. तो हमको इंडिया से अफगानिस्तान ट्रेड करें. वी आर टॉकिंग बिफोर द तालिबान केम टू पावर. ठीक है, ये बात करें जब तालिबान पावर में नहीं आया था, अगस्त 2021 2022 में आया था ना, 21 में, उससे पहले की बात है. तो इंडिया ने प्लान किया था कि यह चाबहार पोर्ट डेवलप करेंगे. चाबहार पोर्ट का शहीद बेस्ट पोर्ट. तो अगर हमको अफगानिस्तान से ट्रेड करना है, सो मुंबई से ऐसा बिजनेस यहाँ जाएगा चाबहार, या मान ली कांडला पोर्ट से चले गुजरात से, या फिर यहाँ से रोड से हाईवे, ट्रेन, और ट्रेन से फिर ऐसे, है ना. यहाँ पे जहेदान एक जगह है, जहेदान ईरान में. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ रेलवे लाइन होगी, ये प्रोजेक्ट था. फिर यहाँ से यहाँ जरंज दिलाराम हाईवे. ठीक है, तो ये रेलवे लाइन होगी, इसकी बात कही गई थी. और यहाँ पे चाबहार है. ये सब पूछते हैं, आप टीवाई उठा के देखना क्लैट का, देखो आया हुआ. और ये जरंज दिलाराम हाईवे है, जरंज दिलाराम हाईवे. इससे आप जो है अफगानिस्तान तक पहुंच जाओगे. ठीक है, देखना. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, recently in news, is a pipeline that connects Russia and Poland, Russia and UK, Russia and Ukraine, Russia and Germany. बताइए. इसमें शायद कुछ आग वगैरह लग गई थी, देयर वाज सम फायर या कुछ ब्लास्ट वगैरह समथिंग हो गया था, तो ये न्यूज में था. यस दारिनी, राइट. डी इज द राइट आंसर. रशिया एंड जर्मनी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया जो है यूरोप को बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने मना किया कि हम नहीं खरीदेंगे एक्सेट्रा. आई विल नॉट बाय फ्रॉम रशिया बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बट लेटर ऑन दे एग्रीड somehow or the other, directly indirectly they are buying. The next is the Nord Stream pipeline passes under which water? North Sea, Gulf of Bothnia, Baltic Sea, Sea of Okhotsk. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पानी के अंदर से जाता है, वो एक वाटर बॉडी उसके नीचे से, क्योंकि रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करता है. तो वो कहां, कौन सी वाटर बॉडी के अंदर जाता है? दैट यू हैव टू टेल मी. कभी कभी मैप से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. देखो, सी ऑफ ओखोत्स्क तो ईस्ट ऑफ रशिया है, ये तो होगा नहीं. रशिया की इसका चाटका पेनिसुला के बगल में. ठीक है, तो राइट आंसर इज बाल्टिक सी. ठीक है, मैं दिखाता हूँ. गल्फ ऑफ बोथनिया जो है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, ये भी नहीं होगा. सो लेट मी शो. तो ये नॉर्थ सी है, ये वाला जो है ये बाल्टिक सी कहलाता है. दिस इज बाल्टिक सी, आप देख रहे हो. ये वाला गल्फ ऑफ बोथनिया कहलाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास एक ये है, और यहाँ से जर्मनी. सो दिस इज नॉर्ड स्ट्रीम 1. नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड स्ट्रीम 2, दोनों यहीं पर है. ठीक है, तो ये बाल्टिक सी में आएगा. ठीक है, और गल्फ ऑफ बोथनिया तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच है. नॉर्थ सी यहाँ पर है, डेनमार्क के वेस्ट में और इंग्लैंड के ईस्ट में. सो यू शुड नो. और आई थिंक आपको पता होगा इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं. एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं. आपने सुना ये नाम, बाल्टिक स्टेट्स और बाल्टिक नेशंस? तो अक्सर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया एटसेट्रा को बाल्टिक कंट्रीज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये अक्सर न्यूज में रहता है. नगोर्नो काराबाख रीजन, इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन जॉर्जिया एंड आर्मेनिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, आर्मेनिया एंड टर्की, जॉर्जिया एंड तुर्कमेनिस्तान. व्हाट इज द राइट आंसर? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, अभी भी कई बार न्यूज में रहता है, आता जाता रहता है, अखबार में डिस्कशंस होते रहते हैं. सो ऑफ कोर्स दे कैन बी आस्क्ड अगेन. What is the right answer? Nagorno-Karabakh is a disputed territory between, yes, Kumari Bhavna, very good, Armenia and Azerbaijan. Yes, Dharini, हाँ, B is the right answer. नहीं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं जानना है, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. बस उतना पीएचडी नहीं करना है. यहाँ इंडिया है, तो ये अजरबैजान है, तो ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान. लेकिन अजरबैजान के अंदर में यहाँ पर एक हिस्सा है, देख रहे हो ना, यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना. तो जो कि नगोर्नो काराबाख रीजन, इसमें आर्मेनिया का क्लेम है, अजरबैजान का क्लेम. इतना डिटेल नहीं जाना. अगर थोड़ा सा चाहो तो थोड़ा बहुत आप विकिपीडिया पर 2-4 लाइन पढ़ लेना, बट नो नीड टू गो इन डिटेल बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम आल्सो.
ठीक है, आपको बहुत सारी चीज पढ़नी है, तो आप एक चीज में आगे हिस्ट्री रिसर्च करने लगोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपको पढ़ना भी तो शुरू के 2-3 पैराग्राफ विकिपीडिया का पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। The next is golden crescent and golden triangle are related with what? Oil rich nations, regions, drugs trafficking, place where shale gas have been found, area where auroras can be seen. गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या चीज से रिलेटेड आपको बताना। Yes, Dharani, very good. The right answer is drugs trafficking. Yes, Kumari Bhavna, you're right. B is the right answer. तो आपने देखा होगा इंडिया का पड़ोसी ही दोनों है। सो यहाँ पर इंडिया है, ये वाला गोल्डन ट्रायंगल है, एंड ये वाले को गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं इस रीजन। तो दीज ऑल आर प्लेसेस वेयर ड्रग्स ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। और इनफैक्ट जो है अभी जो नॉर्थ ईस्ट वाला इशू है उसमें शायद म्यांमार में, चूंकि वी आर सीइंग 1 फरवरी 2021 के बाद वी हैव सीन मिलिट्री कू, है ना, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच इट इज सेड कि देयर इज मोर ओपीएम कल्टीवेशन, अफीम वगैरह की खेती, ड्रग्स की खेती और बढ़ गई है, जिससे इनफैक्ट ड्रग्स ट्रेड वगैरह इंडिया में भी इम्पैक्ट हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया the illegal drug trade is also impacting these regions. In fact, जम्मू एंड कश्मीर में भी, जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी ने भी कहा था, अगर आप ऐसे सर्च करना, जम्मू कश्मीर डीजीपी says that drugs is a bigger problem than militancy, ऐसे करके that he had said, और ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आई थी, because अब जम्मू एंड कश्मीर की यूथ they are very much affected with drugs and all. तो ये एक समस्या है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड ऑल। सो दीस ऑल देखो, ये भी इससे करीब है, ये भी इसके करीब है, दैट इज व्हाई इंडिया जो है ना स्लाइस्ड बिटवीन टू ड्रग्स ड्रग कार्टेल एरियाज एंड ऑल, जो भी आप कह लो। तो इसलिए ऑफ कोर्स ये नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर यूथ फ्रॉम दीस थिंग्स। तो इसीलिए इसके लिए एक एजेंसी भी है इंडिया में। व्हाट इज द नेम ऑफ द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ड्रग्स ट्रेड और टू फाइट ड्रग्स ट्रेड? एक स्पेसिफिक एजेंसी है इंडिया में जो कि एनडीपीएस लॉ के अंडर बनाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, व्हिच रेगुलेट्स ड्रग्स लॉ इन इंडिया और ड्रग्स ट्रेड। एनडीपीएस के अंदर क्या होता है कि जो भी ड्रग्स ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाता है, और उसके लिए एक सेपरेट एजेंसी बनाई गई थी जिसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नाम सुना है? जब 2-3 साल पहले केस हुआ था, शाहरुख खान के बेटा को अरेस्ट किया था, उस टाइम पर ये बहुत न्यूज में था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सो it was said कि शाहरुख खान son was arrested by this agency and all. तो ये सब काफी न्यूज में था उस टाइम पर, NDPS act was there and all. So you just have an idea. So B is the right answer. The next is Davos summit is related with what? हर साल every year in January this summit happens. तो किससे रिलेटेड है ये? International Monetary Fund, World Economic Forum, World Bank, Asian Development Bank. What is the right answer? बताइए। यस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस साल थीम क्या था? 2025 का थीम बताइए। तो थीम था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। क्यों इंटेलिजेंट? देखो कैसे याद रखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ से इसका रिलेशन है। यस, कुमारी भावना, यू आर आल्सो राइट। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया है, ये स्विट्जरलैंड में जगह है, स्विट्जरलैंड में ये जगह है, डावोस जहाँ होता है। ठीक है। The next is Hague Convention of 1995 is related with what? Anti-missile treaty, inter-country adoption, anti-drugs alliance, maritime security. Hague Convention 1995 क्या चीज से रिलेटेड है? ये भी अक्सर अखबार में आता है अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे। So when you read editorial, I am sure you must have seen this. अगर आप 1 साल अखबार पढ़ोगे तो आपको जरूर मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ये। Hague Convention on Hague Convention on inter-country adoption. So B is the right answer. हालांकि इससे पहले, इसलिए मैंने ईयर लिख दिया बिकॉज पहले और भी बहुत सारी Hague Convention हुई है। So this came into force in 1995 इंटर-कंट्री अडॉप्शन के लिए। 1993 में साइन ड्राफ्ट हुआ था, बट 1995 में इफेक्टिव हुआ। हेग नेदरलैंड की जगह है, और ये इंटर-कंट्री अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है। ठीक है, तो टू अवॉइड चाइल्ड लॉन्ड्रिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को अवॉइड करने के लिए। अगर आप देखोगे रेटिफायर, तो इंडिया भी उसका रेटिफायर है। ठीक है, तो इंडिया ने साइन और रेटिफाई दोनों कर रखा है। Okay, so India has ratified as well as signed this treaty. So B is the right answer. The next is who was the first UN Secretary General? बहुत फेमस क्वेश्चन से आप पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस।
कि वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन थे? यूथान, ट्रिग्विलाई, बुत्रोस गाली, कोफी अन्नान। Yes, that is very good. Trigvi is the right answer. B is the right answer to this question. इनसे पहले एक एक्टिंग भी थे ग्लैडविन जेब, लेकिन ये एक्टिंग में इनको नहीं कंसिडर किया था। तो मेन जो फर्स्ट थे वो ट्रिग्वी लाई को ही क्रेडिट दिया था 46 से 52 तक, है ना, नॉर्वे के थे। Yes, the next is the current Secretary General of United Nations belongs to which country? Spain, Belarus, Italy, Portugal. Yes, yes, that is very good. Portugal. ये भी क्वेश्चन आया हुआ किसी एग्जाम में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, किसी में शायद MHCET में या कहीं पूछा था। सो डी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, है ना, सेक्रेटरी जनरल, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली, ही हैड अर्लियर सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल आल्सो, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। यस, कुमारी बाबा, यू आर आल्सो राइट। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। The next question is how many principal organ are there in United Nations? 5, 6, 7, 3। ये सब पूछा हुआ, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रिंसिपल ऑर्गन, ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, और ये सब एकदम नहीं मिस करना चाहिए। यू शुड नॉट मिस दीज वेरी इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स। अगर ये सब मिस करोगे एग्जाम में तो फिर क्या फायदा, ठीक है। सो देयर आर हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन? यस, बी इज द राइट आंसर। यस, कुमारी भावना, यू राइट। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, मैंने पूरी क्लास ली इस पर, and so I believe that you all should be answering it. And where is its headquarter? Paris, Berlin, Hague, New York. हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन का? Very easy question and very, very important. Please guys answer. Yes, Dharini, right? D is the right answer. So 5 principal organs are headquartered here. One principal organ is headquartered in The Hague, Netherlands, and that is ICJ, International Court of Justice. In The Hague में, but still, if they are asking where is the headquarter of UN, the answer is New York. ठीक है, 6 ऑर्गन है, इसमें से 5 न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1 यूएन में, द हेग नेदरलैंड में, है ना, और ये तो पता होगा न्यूयॉर्क यूएस में, ठीक है। फायर, तो अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आंसर न्यूयॉर्क बताइएगा, ठीक है। यस, कुमारी भावना, धरणी, ऑन राइट, टी इज द राइट आंसर। ये इंडिया हुआ, ये यूएस हुआ, यहाँ पर न्यूयॉर्क है, ठीक है, और यहाँ पर जर्मनी है, ये नेदरलैंड, यहाँ पे समवेयर नेदरलैंड मिलेगा आपको, और नेदरलैंड की कैपिटल तो एम्स्टरडैम है, बट उसमें एक सिटी है द हेग। Here you will find ICJ, World Court, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज द 6th प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जस्ट सर्च दिस ऑन यूट्यूब। मैंने कई बार ये क्लास दिखाई है, स्टिल आप लोग नहीं आंसर कर रहे हो, इसका मतलब आपने ये क्लास देखा नहीं है ठीक से। प्लीज गो एंड वॉच इट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में, तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट। अगर आप क्लैट का 2021 का क्वेश्चन उठाओगे, उसके ऑप्शंस में लिखा हुआ था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखना, जस्ट सी इट, वन ऑफ द क्वेश्चंस टॉक्ड अबाउट दिस। जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का डेट पूछा था, 10 दिसंबर 1948। दिस वाज आस्क्ड इन क्लैट 2021। सी, इसमें यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात कही गई थी। द राइट आंसर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बी इज द राइट आंसर। यस, कुमारी भावना, यू आर राइट, B is the right answer to this question. ठीक है? Yes, Dharini, you are also right. The next question is UN Human Rights Council has how many members? 51, 47, 91, 193. कितने members होते हैं? How many members? 47 members. B is the right answer. ठीक है, और करंटली इंडिया मेंबर नहीं है, हैज 47 इलेक्टेड मेंबर्स। हर 3 साल पर इलेक्ट किए जाते हैं 47 मेंबर्स। सो 47 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years। ये इट इज द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। तो आप इसे पढ़ सकते हो, वुमेन्स राइट, एलजीबीटी राइट, राइट ऑफ रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज, बिलीफ, रिलीजन एटसेट्रा, ठीक है। तो इसने रिप्लेस किया यूएनएचसीआर और यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को एक्सचेंज किया था, ठीक है ना। दैट इज व्हाट यू शुड नो। और ये सब अभी करंटली 23 कंट्रीज हैं, और इसमें अभी करंटली इंडिया नहीं है, बट इंडिया हैज अर्लियर सर्व्ड इन दिस मेंबरशिप। द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ चाइनाज डेड थ्रेट डिप्लोमेसी?
रियाम पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट, दोकम पोर्ट, सेवास्तोपोल। एक्चुअली मेरा टर्म नहीं है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको कर्ज दिया जाएगा आपकी कंट्री को कि आप ये पोर्ट बना लो, उसके बाद आप लौटा नहीं पाओगे कर्ज, तो उसको जो है गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट जो एक्वायर कर ली कि आप हमको 99 ईयर्स के लिए इस पर दे दो। यस, हम्बनतोता पोर्ट कहाँ मिलेगा ये? इन विच कंट्री यू विल फाइंड हम्बनतोता पोर्ट, प्लीज टेल मी। रियाम पोर्ट कंबोडिया में, दोकम पोर्ट ओमान में, है ना, ये सभी पता होना चाहिए। ये कंबोडिया में। और सेवास्टोपोल यूक्रेन का हिस्सा था। यूक्रेन में जो क्रीमिया वाला हिस्सा था ना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। अब ये रशिया का पार्ट हो गया है, सो नाउ सेवास्टोपोल इज अ पार्ट ऑफ रशिया। सो हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका मिलेगा, बी इज द राइट आंसर, है ना। तो ये सब डेट और डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, सब बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हाँ है ना है। खैर उतना डिटेल नहीं जाना है, बट ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये श्रीलंका, ये नीचे हम्बनतोता पोर्ट है, और ये चाइना को अब लीज पर मिल गया। तो इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। अगर यहाँ पे चाइना का मान लीजिए नेवी शिप वगैरह आने लगे तो इंडिया के लिए तो अच्छी खबर नहीं ना है। इट्स नॉट गुड फॉर अस। हम्बनतोता पोर्ट। The next is the concept of Belt and Road Initiative was started by whom? यही है मॉडर्न डे सिल्क रूट जिसको कहते हैं, सिल्क रूट। इसमें बोथ एक लैंड वाला भी है और मैरीटाइम सिल्क रूट भी है। यानी मैरीटाइम सिल्क रूट में दे आर एक्वायरिंग डिफरेंट पोर्ट्स, जैसे हम्बनतोता एक एग्जांपल हो सकता है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मैरीटाइम सिल्क रूट पार्ट। और लैंड से दे आर कनेक्टिंग विद रोड्स, रेलवेज, गैस पाइपलाइंस एटसेट्रा। तो किसका कॉन्सेप्ट है दिया होगा? यस धरनी, वेरी गुड। शी जिनपिंग 2013 से ही स्टार्ट हुआ था, तो करंट प्रेसिडेंट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है 2013 में। मैरीटाइम सिल्क रोड भी एटसेट्रा एंड ऑल, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मतलब ये कि चाइना इज कनेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू रोड, रेलवे, पोर्ट्स एटसेट्रा। पोर्ट जैसे एक हम्बनतोता पोर्ट यहाँ पे हो गया, फिर ग्वादर पोर्ट है चाइना का, पाकिस्तान का, फिर यहाँ पर जिबूती पोर्ट है, they have acquired। फिर यहाँ पर कंबोडिया का है ना, कंबोडिया का रियाम पोर्ट का भी तैयारी हो रहा है, they are planning to take। फिर यहाँ पर म्यांमार का कायकपू पोर्ट है। so these are the ports that China is trying to have in this Indian Ocean region। और ये वाला जो रीजन आपको पता होगा, दिस इज एन इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। तो यहाँ पर से एक सीपेक गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग चाइनाज काशगर विद पाकिस्तान ग्वादर। ये सब पूछते हैं एग्जाम में, अब पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसको ओबीआर भी कहते हैं, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। नाउ इंडिया ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट, बिकॉज जो सीपैक है, दिस पासेस थ्रू पीओके, दिस इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स वी हैव प्रोटेस्टेड बिकॉज इट वायलेट्स आवर सॉवरेनिटी। इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, इसीलिए इंडिया ने बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था। सो दैट इज व्हाई इन फैक्ट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इंडिया ने मना कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए। ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल से आप देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से मैंने निकाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्लीज रीड अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको पढ़िएगा, इस पर क्वेश्चन आया, क्लैट 2021-22 का पीवाईक्यू उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। Just see the previous year question of CLAT, you will see it. Even this was also mentioned in the previous year question. This was asked 2021 का question उठाओ, देखो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर was mentioned। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट क्वेश्चन आया था। What is the right answer? हाँ, MHCET also, yes Dharini, of course। तो इंटरनेशनल रिलेशन जब आते हैं ना, आप पीवाईक्यू उठा के देखो, सब कॉमन होते हैं। अब क्लैट, एलेट, स्लैट, जामिया, एमएचसीटी सबकी तैयारी, सब एक ही तैयारी होती है, उसमें कोई एक्सक्लूसिव नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशन आप उठा के देखो, दीज आर आस्क्ड, इस तरह के क्वेश्चन इस पैटर्न्स पर आते हैं। इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया रूट, यस बी इज द राइट आंसर। यस, तुम्हारी भावना, यू आर आल्सो राइट। यस, देखो यहाँ से मुंबई से चले, यहाँ से गए ये ईरान, ईरान से ऐसे ये अजरबैजान है, अजरबैजान से रशिया। जो नॉर्मल रूट है वो ऐसे है, जो ये स्विस कैनाल होके जाने का, ऐसे घूम फिर के जाओ, है ना, फिर ऐसे घूम के जाओ। देखो ये बाल्टिक सी होकर के यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया का, अगर आपको रशिया पहुंचना है तो ऐसे पहुंचो, यानी तो फिर एक और रास्ता ऐसे से करके यहाँ पर एक रोस्टोव है, वहां पहुंच सकते हो रशिया के। बट दिस इज मच शॉर्टर, यहाँ से ईरान से गए, है ना, ईरान से ऐसे अजरबैजान, यहाँ से कट से निकल गए। ये प्लान है, अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट दैट इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है। ये पूछा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाला सेंट्रल एशिया है ना, आपको पता होगा।
फिर एक और है, अच्छा एक और बता रहा हूं, ये तो हो गया ऑप्शन बी, है ना। ये भी न्यूज में है ऑप्शन डी, ये इसका क्या नाम है, प्लीज टेल मी, आई वांट यू ऑल टू आंसर इट। ऑप्शन डी भी न्यूज में है एंड इट इज आल्सो अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल देन टू द ईस्ट यूरोप। उसका नाम क्या है? आईमैक, वेरी गुड धर्मी। हाँ, इंडिया मिडिल ईस्ट, ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, यही तो है। देखो, इंडिया से आप यूएई गए, ये यूएई है ना, यूएई से आप सऊदी अरब, सऊदी अरब से ये वाला जॉर्डन है, यहाँ पर इजराइल है, इजराइल का हैफा पोर्ट है, तो यहाँ से होकर के फिर आप निकल सकते हो जहां भी यूरोप जाना है। तो मतलब ये एक्चुअली क्या है, अगर आप ऐसे करके जाओगे, एक शॉर्टर रूट है, एक ये रूट है, और एक रूट जो ये वाला है, जो अभी कन्वेंशनल रूट रेड वाला हम लोग जनरली फॉलो करते हैं सुएज कैनाल से। तो सुएज कैनाल को बाईपास करके जाने के लिए एक और रूट ये वाला का प्लान है, बट दिस इज येट टू कम इनटू फोर्स, ठीक है। So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.